हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो ग्रुप डायनेमिक के बारे में है। ग्रुप डायनेमिक का मतलब होता है समूह गति का या समूह गत्यात्मक। यानी कि ग्रुप का मतलब होता है समूह। इसमें जो गत्यात्मक है वो फुल ऑफ एनर्जी एंड आइडिया एक्टिव के बारे में बात करता है कि ऊर्जा और नाना प्रकार के विचारों से पूर्ण होती है डायनेमिक, और जो यूज्ड अबाउट द फोर्स ऑफ पावर। ठीक है, इससे क्या होता है? गत्यात्मक का मतलब होता है कि गति उत्पन्न करने वाली शक्ति। ठीक है, हम सबसे पहले करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप डायनेमिक। तो इसमें बेसिकली जो ग्रुप डायनेमिक इज द स्टडी ऑफ ग्रुप, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ग्रुप ऑफ फंक्शन, ग्रुप ऑफ बिहेवियर को हम ग्रुप डायनेमिक कहा जाता है, जिसमें आप लोगों की डिफरेंट साइकोलॉजी, डिफरेंट डिवीज़न को देखते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम ग्रुप में काम करते हैं, उसमें एक माइंड नहीं होता है, उसमें सबका माइंड होता है। ठीक है, जो लोग जिस चीज़ से बिलोंग करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना। अब मान लो कि हर एक बच्चे के अंदर अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। तो अगर हम ग्रुप में काम करेंगे ना, तो हर एक बच्चे का अलग अलग हम फोर्स देखेंगे कि कौन सा बच्चा अगर जैसे कि मान लो कि कोई हमने मॉडल ही तैयार करना है, तो कोई बच्चा ड्राइंग में बहुत अच्छा है, कोई स्पीच में बहुत अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, तो वो उसके हिसाब से वो ग्रुप में यानी कि काम बांट दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट लोगों के साथ रहते हैं तो वह एक ग्रुप होता है। तो इट इज़ नॉट लाइक डैट कि लोग एक दूसरे से मिलते हों, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हों। ठीक है, वो उससे क्या होता है कि हाँ, ग्रुप में हम सिर्फ अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक टास्क होता है जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, और उन्हें अचीव करना क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप टाइम। जब आप ग्रुप समझना चाहते हैं या पढ़ते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि मान लो कुछ लोग होते हैं, वो डिफरेंट तरह के हैं और उनका जो बिहेवियर भी वो डिफरेंट है। तो उनकी क्या लॉजिक होंगे, क्या एक्सेप्ट होगा, वो किस चीज़ से बिलोंग करते होंगे, उसके बारे में हमें नहीं पता है। ठीक है। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, इनका क्या लॉजिक होता है, क्या एस्पेक्ट होता है, वो किस चीज़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो ये होता है डैट इज़ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जहाँ हम लोगों के बिहेवियर को हम देखते हैं, फैमिली के साथ बिलोंग करते हैं। अब मान लो कि अगर हम किसी का ग्रुप डायनेमिक की बात करते हैं, ठीक है, हमें अगर ग्रुप में किसी बच्चे का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा मान लो अच्छा नहीं है, तो हम उसका जो बैकग्राउंड देखते हैं कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है। हमेशा बच्चों को उनकी फैमिली के अनुसार अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। कुछ बच्चे अग्रेसिव होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है ग्रुप में, कई बच्चे ऐसा होते हैं जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, तो हम उनके पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। क्या बेसिक रीज़न हुआ होगा? उनको साइकोलॉजिकल या तो उनकी साइकोलॉजिकल ऐसी बनी होगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ना कई बच्चे फैमिली की वजह से ऐसे हो जाते हैं जो रूड बिहेव करते हैं बाहर जाके, या तो उनके घर का माहौल ऐसा होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डाइनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है कि उसमें अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, अलग अलग सोच के बच्चे होंगे, अलग अलग बिहेवियर के बच्चे होंगे। जो ज़्यादा यानी कि अग्रेसिव हो जाते हैं, तो ये चीज़ देखी जाती होगी कि क्या साइकोलॉजिकल रही होगी कि उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ा, या तो उनके पेरेंट्स के बीच में या उनकी फैमिली के बीच में ऐसा मनमुटाव होगा, या उसका नेचुरली बिहेवियर ऐसा होगा। ठीक है बेटा। तो उसके जो साइकोलॉजिकल को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके ग्रुप को देखा जाता है। ठीक है। कई बार ऐसा होता है बच्चा घर में माहौल बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो ग्रुप है, ग्रुप में उसके साथ कुछ होता होगा, कुछ हुआ होगा, या फिर उसकी वजह से
तो हम उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए उनके ग्रुप को देखा जाएगा और उनकी फैमिली को देखा जाता है, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व किया जा सके। ठीक है, उनको भी अंडरस्टैंड किया जा सके कि जो लोग जिस तरह के बिहेव करते हैं, या वो उनकी जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंड को यानी कि उनकी साइकोलॉजी को हम अंडरस्टैंड कर सकें, यानी कि मेन जो रीज़न है उसको हम सॉल्व कर सकें। इम्पॉर्टेंस मतलब ये होती है कि ग्रुप में काम करने का, गत्यात्मक का मतलब यही है कि जो बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं या किसी चीज़ का बिहेवियर करते हैं, या तो उनके पेरेंट्स पे बात जाती है, फैमिली पे बात जाती है, या फिर ग्रुप पे जाती है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम ठीक है, ये इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रुप डायनामिक का मतलब ये होता है, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इसमें ही आते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा साइंटिफिक एस्पेक्ट। तो इसमें हम क्या होता है, साइंस में हमेशा ये कहा जाता है कि साइंस इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज साइंटिफिक रिजल्ट, जो कि एक साइंटिफिक रिजल्ट है। कहते होते हैं ना, साइंस जो होती है वो वेरी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन जो करने वाले होते हैं उनको वो चीज़ मुश्किल नहीं लगती है। ठीक है, दूसरी बात ये होती है कि जो रॉक हैं, माउंटेन्स हैं, देन इज डिस्टेंस अ प्लैनेट। ठीक है, और इनके ऊपर अगर हम स्टडी करते हैं, इनफैक्ट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्योंकि वही बात होती है ना, अगर हम किसी चीज़ का करना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ पहले हमें मुश्किल लगती है। अगर हम ग्रुप की बात करें, अगर हम किसी बच्चों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं, कोई असाइनमेंट देते हैं, तो अगर टॉपिक हमारी तरफ से होता है तो वो बच्चा डर जाता है कि पता नहीं मैम ने क्या दे दिया। देन नेक्स्ट, अगर उस चीज़ को वो समझ जाता है तो वो चीज़ें उनको आसान लगनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते हैं इंसान को। अगर हम बात करें साइंटिफिक की, पहली बात है कि इंसान को स्टडी करना हो, उनकी जो पावरफुल उनकी जो साइंटिफिक बात होती है उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक इंसान का सोचने का नज़रिया और काम करने का नज़रिया अलग अलग होता है। ठीक है, अगर साइंस की बात करें, अगर हम इसमें फिलोमिना को स्टडी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती है साइंटिफिक में। तो इंसान को इनकी जो पावरफुल होती है, इंडिविजुअल होती है, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए ये डायनामिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ग्रुप में काम करने के लिए। तो फिर उसमें क्या होता है, अगर हम साइंटिफिक ट्रांसफर की बात करें तो इसका जो प्रोसेस होता है उसको पहले अंडरस्टैंड किया जाता है, फिर उसके ऊपर रिसर्च की जाती है, फिर डिफरेंट क्वेश्चनिंग करवाए जाते हैं और डिफरेंट डाटा कलेक्शन करवाई जाती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पीएचडी में, अगर हम एमफिल वगैरह में अगर हमें किसी प्रकार का कोई टॉपिक दिया जाता है तो उसमें हम हर अलग अलग तरह का डाटा तैयार करते हैं, क्वेश्चनिंग तैयार करते हैं, फिर कलेक्शन की जाती है। और एजुकेशन में लोगों के बिहेवियर को देखा जाता है कि जो हाई अचीवर है और उनका क्या बिहेवियर है, जो अचीव कर पाते हैं उनका क्या बिहेवियर, जो नहीं कर पाते हैं उनका क्या बिहेवियर है। ठीक है, और देन टीचर की मोटिवेशन को देखा जाता है, और टीचर कहाँ तक लैग कर रही है, अगर कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक है तो उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर हम साइंटिफिक एस्पेक्ट में बेटा समझ आया कि इसमें जो बात की गई है वो यही है कि अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगती है। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। बट अगर हम साइंस में बात करें, फिलोमेना की बात करें, उस पर स्टडी करें तो बहुत टफ होगा, क्योंकि जैसे कि अगर कोई हमें टॉपिक दिया जाता है, साइंटिफिक ट्रांसपार्ट को अगर देखा जाए तो साइंटिफिक के जो प्रोसेस है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम रिसर्च करते हैं। उस टॉपिक के ऊपर हम पहले रिसर्च करेंगे जो हमें टॉपिक दिया गया, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चनिंग करेंगे जो हमें बात नहीं समझ आ रही है, देन उसके जो
डिफरेंट अलग अलग तरह का जो हम जैसे कि कोई टॉपिक होता है उसका अलग अलग जो राइटर्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि इस राइटर्स ने क्या बोला, तो वो डाटा कलेक्शन किया जाता है। ठीक है। फिर एजुकेशन में एक चीज़ और नोट की जाती है कि कहते हैं ना कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनका बोलने का तरीका, बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है, और जो जो किस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते वो थोड़े चिड़चिड़े टाइप के हो जाते हैं। तो यही इसमें साइंटिफिक में ये चीज़ देखी जाती है कि जो हाई अचीवर है उनका क्या बिहेवियर होता होगा, और जो अचीव नहीं कर सकते उनका क्या बिहेवियर होता होगा। लेकिन जो टीचर है उसके लिए वो दोनों ही बराबर हैं, चाहे अचीवर है जो नहीं अचीव किया उसने। तो इसमें टीचर की मोटिवेशन को देखा जाता है कि कहाँ तक वो बच्चों को मोटिवेशन कर सकते हैं, कहाँ तक टीचर का लैक कर रही है। अगर कोई चीज़ ऐसे प्रॉब्लमेटिक है, साइंस लैब में है, जब वैसे भी है, तो टीचर कहाँ कैसे उसको सॉल्व करते हैं, इस चीज़ों को इसमें साइंटिफिक एस्पेक्ट में देखा जाता है। नेक्स्ट आएगा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में आएगा। इसमें आपको इंडिविजुअल की जो भी सोशल की साइकिल कोर्सेज होते हैं उनको समझते हैं। आप ये देखते हैं कि इंडिविजुअल के जो विजुअल होता है, नॉर्म्स होते हैं, उनको हम को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं, और वह कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो सोशलॉजिकल की बात करें तो इसमें इंडिविजुअल को जो सोशल की है उसकी साइकिल कोर्स को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, फिर देन उसके बाद उसके जो विजुअल होते हैं, उसके नॉर्म्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड किया जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, विद इन क्लास जो लोग प्रॉपर रूप से, मान लो विद इन क्लास प्रॉपर रूप से उर्दू नहीं बोल पाते, ठीक है, फिर उनको फिर आप आपसे अंडरस्टैंड करते हैं कि वह ऐसी भाषा को अधिक बोलते हों, वो फिर हम उनको ये बोलेंगे कि आप कौन सी ऐसी भाषा है जो अधिक बोलते हैं। ठीक है, ताकि वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाए। तो फिर हम ये चीज़ देखते हैं कि जैसे कि मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब बंगाली है, उर्दू है और हिंदी की बात है। उर्दू बोलने में कैसी है, पहले अगर हम जाके उस क्लास में सब बच्चे हिंदी बोलने वाले हैं, बट अगर उसमें जाके हम उर्दू बोलना शुरू कर देंगे तो ये चीज़ देखी जाती है कि उन बच्चों का लेवल कौन सा है, वो कौन सी भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, कौन सी भाषा को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फिर ये चीज़ देखी जाती है कि शायद वो हिंदी बोलते हैं इसलिए वो उर्दू को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। इसी तरह डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कल्चर के लिए पॉजिटिव होती हैं और दूसरों के लिए नेगेटिव होती हैं। तो उसको समझने के लिए आपको साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब बात ये होती है कि बेटा कि अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स देखें, कि पहले तो उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जैसे कि मान लो क्लास में हम गए, ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में समझते हैं और थोड़े कम बच्चे हैं जो इंग्लिश में समझते हैं। ठीक है, तो अब टीचर का लेवल ये होता है कि वो बच्चों को ऐसे समझाएं कि उनका जो लेवल है वो हिंदी भी हो और इंग्लिश हो, यानी कि समझने वालों को दोनों जगह से समझ आए। ओके, फिर ये चीज़ देखी जाती है कि वह किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, अब मान लो कि कई आजकल जैसे हाई लेवल के जो लोग होते हैं, ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश ही बोलें, क्योंकि उनका जो लेवल है अगर उनको देखा जाए तो वो यही सोचते हैं कि हमारी जो आजकल की पीढ़ी है वो इंग्लिश में ही बात करें। बट अगर देखें कि अगर हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, कई घरों में हिंदी बोली जाती है, कई घरों में पंजाबी बोली जाती है, तो बच्चा उस चीज़ को भी सीखता है। ठीक है, देन ये भी देखता है कि अब आपके यहाँ घर में पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती होगी, हर पहाड़ी भी हर तरह की है, तो वो बच्चा उस चीज़ को भी सीखता है। वो डायरेक्टली इंग्लिश ही नहीं बोलेगा सबके साथ, बट वो देखेगा कि वो कौन से लोग कैसी भाषा को प्रयोग करते हैं, तो उसको उसके साथ ही उनको रिलेट किया जाता है। तो इसके लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो प्रैक्टिकल में सबसे पहले आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड।
ठीक है। हर एक चीज़ की जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व कैसे करना है, उसको जड़ से कैसे निकालना है, उसकी प्रॉब्लम को हल करने का कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे, ये चीज़ को नोट किया जाएगा। सेकंड आएगा सोसाइटी में प्रॉब्लम को इजी सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड की अगर हम बात करें प्रैक्टिकल में, कि किसी चीज़ को जैसे कोई मान लो प्रॉब्लम है, उसका हल निकालने के लिए या तो हमें उनको कोई डेमो देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई सोसाइटी की बात है तो बच्चे को, अब देखो हम बच्चे को, आप लोगों को तैयार करते हैं, छोटे बच्चों को तैयार करते हैं पढ़ने के लिए, बट वो आज अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक दिन लेवल ऐसा आएगा कि हम उनको ऐसा तैयार करते हैं कि वो अपनी सारी मुश्किलों का जो सामना है वो आसानी से कर सके, ठीक है। पर्सन एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो पर्सन एस्पेक्ट में यही आएगा कि इसमें बच्चों के साथ जो उनकी पर्सनल लाइफ के साथ रिलेट किया जाए, ठीक है। ग्रुप डायनेमिक में कि बच्चा अगर कैसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, कैसा उसका बिहेवियर है, तो उसके साथ कोई पर्सनल टीचर का नहीं होता, क्योंकि टीचर के लिए हर बच्चा जो अचीव कर रहा है वो भी, जो अचीव नहीं कर रहा है वो भी, वो दोनों उसके लिए एक बराबर होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ पार्शियलिटी हो जाती है, बच्चों के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए। पर्सनल इसलिए कि उनके जो घर की कोई प्रॉब्लम है या वैसे कोई प्रॉब्लम है, उनके साथ वैसा कुछ बिहेवियर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आएंगे हम हमारे हैं ग्रुप डायनेमिक के पार्ट, जिसको हम समूह गतिकरण या समूह गत्यात्मक कहते हैं। तो हम उपयुक्त दृष्टिकोण के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप डायनेमिक है वो ज्ञान की संबंधित एक शाखा है, ठीक है, जो समूह का अध्ययन करती है और समूह की प्राकृतिक स्वरूप यानी कि नेचर के साथ क्रियाशीलता से संबंध रखते हुए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करती है, ठीक है। समूह का निर्माण कैसे होता है और व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार से और कैसे प्रभावित करता है, ये इसमें बताया गया है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे वो सोशलाइजिकल हो, ठीक है, प्रैक्टिकल हो, ये ग्रुप डायनेमिक के द्वारा दर्शाया जाता है। और इस प्रकार के जो समूह होते हैं वो गत्यात्मक समूह के में विद्यमान होते हैं और मानवीय व्यवहारों तथा और सामाजिक संबंधों के साथ ये क्या करते हैं, हमें पर्याप्त जानकारी देते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा आज का टॉपिक ग्रुप डायनेमिक। इसमें हमें एक और चीज़ दी गई है, रूल ऑफ गेम्स एंड हाउ चिल्ड्रन लर्न टू डिफरेंट एंड रिसॉल्व, ठीक है। इसमें हमने बताना है कि खेलों के नियम के बारे में आप क्या जानते हैं और बच्चे मतभेद और संघर्ष का समाधान कैसे करते हैं। हम जैसे पार्शियलिटी हो जाती है ना कई बार ग्रुप में, स्कूल्स में तो करते ही हैं आजकल, जैसे कि मान लो वो एक ही बच्चे को बार बार, जैसे कि मान लो कि 5th क्लास में वो बच्चा खेलों में बहुत अच्छा है, तो एक पिक्चर सी बन जाती है टीचर्स के सामने, तो टीचर ज़्यादातर उन्हीं बच्चों का नाम लेते हैं, तो इसका बच्चों के दूसरे बच्चों के साथ क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। तो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक में करेंगे अलग अलग खेलों के बारे में के नियम क्या होते हैं। तो इसमें हम कुछ खेलों के बारे में, जैसे वॉलीबॉल होगी, खो खो होगी, कबड्डी होगी, इनके नियम क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।